एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे लेसन 3 द गंगा को डिस्कस करूंगा। सो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। ओके या हमारे चैप्टर का नाम है यहाँ पे द गंगा, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये 1889 से 1964 तक इंडिया में रहे। इंडिया में क्या बल्कि इस दुनिया में रहे और 1964 से इस दुनिया से अलविदा कह करके चले गए। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, अबाउट दी ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं। तो पंडित नेहरू की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। ठीक है, आपको पता है कि इसके पहले हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के चुंगल में था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे वो उस टाइम पे कौन थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद ये ट्रू बिल्डर थे हमारे मॉडर्न इंडिया के। मतलब आप समझिए, कोई भी अगर देश है ना, वो डिपेंड करता है कि वहाँ के लीडर कैसे हैं। अगर अच्छे लीडर हैं तो डेफिनेटली देश एक अच्छा बनने वाला है, और वहाँ के लीडर ही करप्ट हैं तो देश वो फिर वो नहीं कह सकते, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि देश काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओके, तो मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ ही साथ हमारे जो मॉडर्न इंडिया है इसके जो बिल्डर थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके बाद ये एक वेल नोन राइटर भी थे। क्यों हमने इनको राइटर क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी अपनी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक बुक है। सेकंड बुक इनके यहाँ पे ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि पूरा पूरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, आपने पढ़ा है ना जब आप इतिहास पढ़ते हैं भारत देश का एसएसटी के अंदर जाकर के, तो दो तरह की हिस्ट्री होती है आपकी। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है जो आप पढ़ते हैं, एक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होती है आपकी किसी पर्टिकुलर कंट्री की जहाँ भी आप रहते हैं उसकी हिस्ट्री होती है, एक पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री होती है। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जैसा आपका इंटरनेशनल अफेयर, करंट अफेयर जो आईसी होता है वो आप अच्छे लेवल से आप समझ पाते हैं, जिसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से। ठीक है, हालांकि एक अलग चीज़ है। और उसके साथ इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। ठीक है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और बायोग्राफी मतलब अपने आप से लिखना। ठीक है, ये अपनी इन्होंने खुद की बायोग्राफी लिखी है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और ये ऐसे लेवल के नहीं है कि सिर्फ अपने ही एक इंडिया में, अगर इंडिया में जन्मे हैं तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही फेमस है, नहीं, इंटरनेशनल रेप्यूट। यानी कि इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो जान पहचान थी, या यू कैन से ये फेमस थे इंटरनेशनल लेवल पर भी। ठीक है, और दोस्त और देश के लोग भी और कंट्री के लोग भी इनको काफ़ी अच्छे से जानते थे। तो इनके बारे में हमें इतना पता लगा है कि साथ में एक राइटर भी थे, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और काफ़ी सारी इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। और बुक्स के लिखने के साथ साथ इनकी रेपुटेशन ना कि सिर्फ देश तक लिमिटेड थी, बल्कि आउट बियॉन्ड ऑफ द कंट्री, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग इनको जानते थे। ठीक है, यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। इन केस अगर आपने इनको अभी तक नहीं देखा, हालांकि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इमेज में आप इनको देख सकते हैं, अब आप इनको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करता हूँ, इस लेसन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो लेसन देखो इन्होंने लिखा है गंगा के बारे में। चैप्टर का नाम ही अपने यहाँ पे है द गंगा, क्योंकि देखो पंडित नेहरू जी जो है ना, इनका गंगा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा यू कैन से एक लगाव था, है ना। इनकी जो लास्ट विल थी, अंतिम इच्छा जो थी वहाँ पे, और टेस्टामेंट में इन्होंने लिखा था कि गंगा के बारे में इन्होंने वहाँ पे लिख रखा था। और उसमें इन्होंने क्या किया है, अपनी जो लास्ट वसीयतनामा था इनका, इन्होंने जो भारत के लोग हैं उनको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है। क्यों किया है, क्योंकि भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको लव दिया था और अफेक्शन दिया था। ठीक है, जो इज्जत भारत के लोगों ने इनको बख्शी थी उस टाइम पे, उसको उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया था अपने लास्ट के विल के अंदर। ठीक है, उसी के साथ ना कि सिर्फ भारत के लोगों के लिए, बल्कि जो इनके कलीग्स थे, कलीग्स का मतलब इनके साथ रहने वाले इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, तो उनको इन्होंने भी ग्रेटफुल एक काफ़ी थैंक यू दिया था उस टाइम, थैंक्स किया था इन्होंने। और जो साथ में इनके पार्टनर रहे, चाहे वो स्कूल के फ्रेंड रहे हों, ठीक है, जो भी इनके साथ थे, सभी को उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, आपने मुझे इतना लव दिया है, अफेक्शन दिया है, आपने मुझे इस काबिल समझा है, आप मेरी बात मानते हैं, समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने सभी को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया था अपने लास्ट के टेस्टामेंट विल के अंदर। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नेहरू जो थे वो चाहते थे कि इनकी बॉडी जो है ना, देखो अब हर कोई इंसान है, परमानेंट तो यहाँ पे है नहीं, डेथ होनी है। तो डेथ होने के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो उनको बरियल प्रोसेस के थ्रू दफना दिया जाता है, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पे हिंदू रिचुअल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, उसको क्रीमेटेड करते हैं बॉडी को, डेड बॉडी को। कहाँ पे, क्रेमेटेरियन सेंटर में, यानी कि शमशान घाट में। तो वहाँ पे इन्होंने कहा था कि इनकी डेथ के बाद करना क्या है, इनकी जो बॉडी है ना उसको, उनकी जो बॉडी है उसको क्रेमेटेड करना है। और क्रेमेटेड करने के बाद जो बॉडी की एसिड होती है ना, जो राख होती है, उसको आपको क्या करना है, इमर्स कर देना, डुबा देना। कहाँ पे, गंगा के अंदर। क्यों गंगा ही नदी, क्यों नदी तो काफ़ी और हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था, टोल्ड यू अर्लियर, कि गंगा नदी को लेकर के इनका बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल अफेक्शन था। सो उसी को लेकर के इन्होंने कहा था कि अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो इनकी हैंडफुल एशिड है ना, एक मुट्ठी भर राख, वो आपको कहाँ पे डालनी है, गंगा में डालनी है। ठीक है, और जो काफ़ी इसका मेजर पोर्शन बचेगा वो आपको स्कैटर्ड करना ओवर द फील्ड्स, यानी कि भारत के जो खेत खलिहान है वहाँ पे क्या करना है, जो इसकी एसिड होने वाली उसको वहाँ पे स्कैटर्ड कर देना, बिखेर देना, और कुछ को गंगा नदी में डाल देना। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हैं। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा था,
नेक्स्ट पार्ट में जब मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन, तब आपको समझ में आएगा। अभी चैप्टर को डिस्कस करने से पहले अब क्या पढ़ने वाले हम, देखो अब पढ़ेंगे ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब यहाँ पे हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो देखो दो फायदे हैं। पहली बात तो आपका आरसी अच्छे लेवल का हो जाएगा, यानी कि आप चैप्टर को काफ़ी अच्छे लेवल से समझ पाएंगे, और जब चैप्टर को अच्छे लेवल से समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, और यहाँ के जो फिलर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल से अटैम्प्ट कर पाएंगे, और एमसीक्यूज जो होते हैं उनको अटैम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ जो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आप इजीली अटेंड कर पाएंगे। और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप आरसी वगैरह को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। सो इसकी हम जो वोकैब है उसको वन बाय वन करके देखेंगे। सो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड होता है यहाँ पे अपने पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह का स्मॉल पार्ट, किसी चीज़ का छोटा सा पार्ट होता है। कहते हैं ना कि एक अमाउंट ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा इसको कहीं पे यूज़ होते हुए। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, ठीक है। प्रीशियस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती या फिर वैल्यूबल या कॉस्टली होती है। कोई चीज़ ऐसी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो या फिर यू कैन से वैल्यूबल हो, बहुत ज़्यादा उसकी आपने कीमत ज़्यादा अदा की हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रीशियस। मैं कहूँ दिस इज़ माई प्रीशियस पेन, ठीक है, मेरे पास कोई पेन है और ये पेन कैसा है, प्रीशियस पेन है। तो अपने पेन के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट होता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है एक तरह का कॉपियस या फिर एम्पल, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं कहूँ दे हैव अबंडेंट अमाउंट ऑफ द मनी, उनके पास पैसे तो हैं बट कितने हैं, अबंडेंट है, यानी कि बहुत सारे हैं, एम्पल लेवल पे हैं। आई होप ये तीनों वर्ड आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड, लेट मी चेंज माई पेन। मीज़र, मीज़रमेंट का मतलब होता है एक तरह का क्वांटिटी, कोई चीज़ क्वांटिटी होती है उसको मापने को हम बोलते हैं मीज़र करना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मीज़रमेंट करना। आपने सुना होगा मीज़रमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी उसको मापते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीज़रमेंट करना। ओके। ओवरवेल्म का मतलब यहाँ पे होता है ओवर इंजॉयड, यानी कि इंजॉयड तो सब करते हैं लेकिन हद से ज़्यादा चले जाना, बहुत ज़्यादा खुशी जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड ओवर। इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं इलेटेड, ELATED, ठीक है। इफ्योरिक, EUPHORIC, इफ्योरिक, ठीक है। तो इफोरिक हुआ, एटेड हुआ, ये सब एक ही वर्ड को बताते हैं, इसका मतलब होता है ओवरवेलम, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉमरेड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है एक तरह का फेलोज या फिर कंपेनियंस, या कोई साथी जो आपके, मान लीजिए आप ये हैं, दूसरा आपका ये वाला साथी है, इसको आप बोल सकते हैं कॉमरेड्स, ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ चलता है, साथ पढ़ते हैं तो साथ पढ़ने जाता है, जिम जाते हैं तो जिम भी आपके साथ जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमरेड। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है कलीग। कलीग का मतलब होता है कोवर्कर, ठीक है, इसमें और इसमें फ़र्क है। ये बंदा आपके बिल्कुल साथ साथ घूमता है, ये और ये आप हैं, ये कोई दूसरा बंदा है, आप यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, आप भी जाते हैं यहाँ पे काम करने और ये भी आते हैं, तो इन भाई साहब को आप बोल सकते हैं या इन मैम को बोल सकते हैं आप, ये क्या है, आपके कलीग हैं, ठीक है, क्लियर है। आई होप। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है, आप किसी की कृतज्ञता दिखा रहे हैं, किसी चीज़ को ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, उसकी बात मानते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड करना। अंडरटेकिंग का मतलब होता है एक तरह का कोई चीज़, यहाँ पे कोई चीज़ जो ह्यूज टास्क होती है, कोई बहुत बड़ी टास्क होती है, दैट इज कॉल्ड अंडरटेकिंग कर लेना। ट्रायम्फ का मतलब होता है एक तरह का विजय हो जाना, विक्टीरियस, कोई बंदा अगर जीत करके आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रम्प कर करके वो अपने आप में आते हैं। इनवाइटेबल का मतलब क्या होता है एक तरह का, ये वर्ड मिलकर के बना है इनवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब कोई चीज़ ऐसी जिसको आप अवॉइड ना कर सकते हो, ठीक है, इनवेरिएबली, अनिवार्य रूप से आपको करना ही करना होगा, दैट इज कॉल्ड इनवाइटेबली। ओके। क्रीमेटेड का मतलब होता है एक तरह का बर्न इनटू फायर, ठीक है, यानी कि क्या है, आग में रख करके जला देना, ठीक है, इस तरह का जैसे दाह संस्कार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रीमेटेड। ओके, आई होप क्लियर होगा। एसिस का मतलब होता है एक तरह का रिमेन ऑफ द बॉडी आफ्टर बर्निंग इनटू द फायर, यानी कि आग में जलने के बाद जो बॉडी के कुछ रिमेन्स रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एशेज, उसको हम बोल देते हैं। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है एक तरह का डन अवे विद, ओके, किसी चीज़ को करना, निपटाना किसी काम को, दैट इज कॉल्ड डिस्पोज करना। इंडिकेटेड का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह का शोन या फिर मेंशन, कोई चीज़ ऐसी जो दिखाई गई है या फिर उसके बारे में कुछ बताया गया है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड करना, यानी कि उसके बारे में कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है, उसको इशारा किया गया है। रिटेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है एक तरह का कोई चीज़ ऐसी जो कैप्ट बिहाइंड, ठीक है, यानी कि बैक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए चीज़ों को बचा करके रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड कैप्ट बिहाइंड, रखना, बचा करके रखना, रिटेन कर करके रखना। ओके। रिटेंशन, आपने यहाँ से एक वर्ड सुना होगा रिटेंशन, वो इसी वर्ड से मिल करके बनाया। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को सेफ करके रखना, जैसे आपने सुना होगा प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व करने का काम रखते हैं, यानी कि चीज़ों को सेफ रखने का काम रखते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट का नाम आपने सुना होगा, सोडियम बेंजोएट अचार को ठीक रखने का काम रखता है, एक केमिकल होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। या फिर जितनी ये चिप्स वगैरह आती हैं, या चिप्स या फिर कुरकुरे वगैरह आते हैं, इनके पैकेट्स में इस तरह की जो हवा भरी होती है ना, तो एक केमिकल ही होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह, वो करती क्या है कि इसको बिल्कुल ठीक टेम्परेचर पे मेंटेन रखती हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिजर्व करना। आई होप क्लियर होगा। हैंडफुल का मतलब एक तरह का अ लिटिल, बहुत कम, ये मुट्ठी भर, है ना, जैसे मान के चलिए गेहूँ रखे हैं कहीं पे, ऐसे में मुट्ठी भर के कहीं डेल देता हूँ, कहीं को दे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड हैंडफुल, ठीक है।
सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल की इंपॉर्टेंस की हो, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस। बोलते नहीं इसकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई बहुत कम सिग्निफिकेंस है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कंसर्न। कंसर्न का मतलब रिलेटेड टू, किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसर्न होना। सेंटिमेंट्स का मतलब एक तरह का इमोशन, भावनाएं जो होती हैं एक तरह की। अटैच का मतलब होता है किसी चीज़ से अनेक्स जुड़े हुए होना, ठीक है। अनेक्स का मतलब यहाँ पे होता है कोई हिस्सा किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। मान लीजिए ऐसे करके ये कोई कंट्री है, इसका ये वाला छोटा सा पार्ट है इससे जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड अनेक्स हुआ है, यानी कि अटैच हुआ है। वेरिंग का मतलब होता है एक तरह का चेंजिंग, ठीक है, आपने सुना होगा वेरी का मतलब बदलते रहना, चीज़ें बदलती रहती हैं। और मिथ का मतलब होता है एक तरह का फिक्शन। फिक्शन का मतलब यहाँ पे पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा है मतलब फिक्शन, यानी कि कोई चीज़ ऐसी ऐसी कहानी जो रियल एक्सपीरियंस पे बिल्कुल बेस्ड ना हो, हाइपोथेटिकली क्रिएट की गई, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं मिथ करना। जैसे आजकल कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा मिथ प्रिवेल है कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो वो सब चीज़ें क्या है, मिथ है, फिक्शन है। रियलिटी कितनी है किसी को नहीं पता, बट व्हाट्सअप फॉरवर्ड आते हैं, लोग आगे भेज देते हैं बिना कुछ समझे, बिना दिमाग लगाए, बिना उसका एक्चुअल सोर्स जाने, बस व्हाट्सअप फॉरवर्ड करना है, ठीक है। यही तो आजकल व्हाट्सअप पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, वो मिथ फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई होप क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है एक तरह का ओल्ड कस्टम, कुछ ऐसी हमारे रीति रिवाज जो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ लड़कियों को पढ़ने नहीं जाना, दैट इज कॉल्ड, क्यों नहीं जाना, क्योंकि भैया ओल्ड ट्रेडिशन है, हमारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, इस वजह से नहीं जाना पढ़ने के लिए। अच्छा, गलत है चीज़ें, तो ट्रेडिशन को तोड़ देना चाहिए, ऐसे ट्रेडिशन को। नेक्स्ट होता है इंटरवेंट। इंटरवेंट का मतलब होता है कि इंटरवोन, यानी कि कोई चीज़ ऐसे करके बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड इंटरवोन कर लेना, ठीक है। रेसियर का मतलब होता है एक तरह का जातिगत, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पर्टेनिंग टू कास्ट, यानी कि कास्ट को लेकर के कोई कमेंट दैट अगर करते हैं किसी को लेकर के, दैट इज कॉल्ड रेशियल प्रोसेस, ठीक है। सिंबल का मतलब यहाँ पे होता है एक तरह का टोकन, एक तरह का ऐसा कोई सिंबल या फिर एक तरह का कोई चिन्ह जिसको देख करके आप बोलते हैं अरे ये तो यहाँ का सिंबल है। जैसे मैं मान के चलूँ, मान के क्या चलूँ, जैसे मान लीजिए सिख धर्म, नहीं सिख धर्म का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मान लीजिए हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म का ये वाला जो सिंबल होता है ऐसे ऐसे बनाते हैं क्या, ठीक है, ऐसे ही बना दूंगे शायद, तो ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है, ये आपका सिंबल हुआ। कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए कल्चर जैसे, या भाई इसको गलत मत समझ लेना, ठीक है, कभी धर्म को लेकर के चले जाओ, या चलो एल जी का मान लेते हैं, एल ऐसे होता है, इसके अंदर जी होता है, ठीक है, तो वो एल जी का एक तरह का सिंबल है, क्लियर है। या एम आई, मोबाइल फ़ोन को देखा होगा आपने, एम आई का ये वाला सिंबल होता है, क्लियर है। कल्चर का मतलब एक तरह का आपका रिफाइनमेंट, यानी कि आपके जो संस्कृति रीति रिवाज है उनको आप कल्चर बोलते हैं। कास्ट का मतलब होता है एक तरह का चीज़ों को मोल्ड कर लेना, आपने सुना होगा ना कास्ट आयरन, सुना है ये वर्ड आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कास्ट आयरन, यानी कि लोहा जो होता है उसको बिल्कुल पिघला करके इस फॉर्म में ले आते हैं कि बेटे अब तो हम कुछ भी बना लेंगे हम तुम्हारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कास्ट करना, कास्ट आयरन, ठीक है, यानी कि चीज़ें मोल्ड कर दी गई हैं, उनको इस तरह से बना लिया गया है कि हाँ आप अब जिस सांचे में उनको डालोगे उस सांचे में ढलने के लिए तैयार हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कास्ट करना। ग्लोमी का मतलब एक तरह का सोरोफुल या फिर डार्क, कोई चीज़ ऐसी जो बहुत ज़्यादा मतलब डार्क है, कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोरोफुल है। कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उदास है, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ग्लोमी लग रहे हो, आई डोंट नो क्या वजह है इसके पीछे। एक होता है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है एक तरह का सेक्रेट, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे मैं आपसे कहूँ द ताशकंद फाइल है ना, मूवी देखी है आपने, वेब सीरीज़ द ताशकंद फाइल, इसमें लेकर के जो हमारे क्यूट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, तो उनके बारे में, उनकी डेथ कब हुई कैसे हुई, वो लाल बहादुर शास्त्री जी, बेसिकली जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी डेथ कब हुई कैसे हुई उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मिस्ट्री, ठीक है, वो सब चीज़ें मिस्ट्री बनी हुई है आज भी। या जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की, बहुत सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी मौत को लेकर के, उनकी डेथ अभी हुई है नहीं हुई है उसको लेकर के भी, हालांकि हो गई है अब तक तो हो गई होगी, लेकिन उसको लेकर के काफ़ी सारे मिथ प्रीवेल हैं आज के टाइम पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिस्ट्री करना, ठीक है। मिस्ट्री का मतलब जब चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर ना हो, सेक्रेट हो, एक तरह की बिल्कुल सेक्रेट रखी गई हो। वास्ट का मतलब होता है एक तरह का ह्यूज या फिर वाइड स्प्रेड, कोई चीज़ ऐसी जो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी दूर तक फैली हुई है, काफ़ी चौड़ी है, कोई चीज़ बड़ी है, उसको हम बोलते हैं ह्यूज, वास्ट या फिर आपका वाइड स्प्रेड। ब्रॉड बोसेम का मतलब एक तरह का चौड़ी छाती वाला कोई इंसान विद ए ग्रेट विद, ठीक है, यानी कि इसकी चौड़ाई वगैरह ठीक ठाक हो, उसको हम बोल सकते हैं ब्रॉड बोसेम, ठीक है। डिस्कार्डेड का मतलब कोई चीज़ आपने बिल्कुल तिरस्कार कर दिया, उसको त्याग दिया कि लो आज से मैं इसको नहीं चलाऊंगा। मान लीजिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, फोरसेक कर दिया, त्याग कर दिया, ठीक है, गिव अप कर दिया, ठीक है, गिव अप कर दिया आपने कि बस आज से मोबाइल नहीं चलाना है, सिर्फ 4 घंटे चलाना है, 2 घंटे चलाना है, इसके बाद नहीं चलाना, ठीक है। एंक्शियस का मतलब होता है एक तरह का, यानी कि डिजारियस फॉर वरीड, ठीक है, अपनी इच्छा के हिसाब से ज़बरदस्ती आप चिंता हो रखी है, पता नहीं क्यों क्या होगा कैसे होगा, अरे सभी के साथ होगा जो होगा,
आप क्यों टेंशन ले रहे हो, दैट प्रोसेस कॉल्ड एंसियस, ठीक है। रीड हरसेल्फ का मतलब होता है एक तरह का लिबरेटेड कर देना, अपने आप को किसी चीज़ को फ्री कर लेना, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए पहले कि टेलीफोन यहाँ पे रखा था, ये टेलीफोन है मान लीजिए, ये भाई साहब हैं कोई, तो ये फ्री थे, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ है, ये कोई भाई साहब हैं, इन्हीं के अंदर टेलीफोन बस गए हैं, आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन बस गया है। तो अब इन्होंने देखा डिटॉक्स, नहीं मोबाइल नहीं चलाना, तो इन्होंने अपने आप को मोबाइल को यहाँ फेंक दिया, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, रिड कर लिया है, ठीक है, अपने आप से बचा लिया है अपने आप को। शेकल्स का मतलब एक तरह का जंजीरें जो होती हैं, एक तरह की चेन होती हैं, बाउंडेज, उन सब से अपने आप को बचा लेना। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कन्फाइन कर लेना, ठीक है। बेसिकली इस प्रोसेस को बहुत छोटा कर देना, किसी को आपने मान के चलिए कोई इस प्रोसेस में यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, आपने ये दीवारें हटा दी और दीवारें हटा दी, बिल्कुल कॉन्स्टेंट कर दिया इनको, यानी कि दबा देखा है चारों तरफ से, कन्फाइन कर दिया, उसको बोलते हैं आप कॉन्स्टेंट करना। सप्रेस का मतलब होता है एक तरह का दबाना, यानी कि ओवर पावर कर देना, पावर तो है लेकिन पावर से परे चले जाना बिल्कुल, उसको बोलते हैं सप्रेस करना। आप कैसे समझेंगे इसको, आप इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, पुलिस वाला है ना, इसको पावर मिली है कि ठीक है आप पब्लिक के ऊपर शासन कर सकते हैं ऐसे करके, ये नॉर्मल पब्लिक है, ठीक है। लेकिन इसने इतनी पावर यूज़ कर दी कि लोग बाग बिल्कुल सप्रेस हो गए, लोगों को दबा रखा है, लोग बाग नहीं बोल सकते हैं, कहीं पे खड़े नहीं हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सप्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब चेक करना, रोक लेना, किसी को चीज़ को लेकर के रोकथाम लगाना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंट करना। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, ढूंढना, सर्च फॉर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीक करना। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऑब्टेन इन सक्सेशन, यानी कि मान लीजिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह का ये वर्ड मिलकर के बनाया आपका हेरिटेंस से, ठीक है। जैसे मान लीजिए पापा हैं, ये बच्चा है, पापा से इसको मिल गई ये वाली ज़मीन, ठीक है, इसने दे दी ये वाली किसी आगे को ज़मीन, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस करना। क्लियर है। आई एम कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस का मतलब होता है आई एम अवेयर, यानी कि कॉन्शियस का, ये देखो आई एम यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस होता है। कौन का मतलब टुगेदर, सीएस का मतलब जानना, यानी कि साथ साथ जानना, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जब आपको ये सब चीज़ का एहसास होता है तो यानी कि आप होश हवास में होते हैं, और उस होश हवास को हम बोलते हैं कॉन्शियस होना, ठीक है। और अगर इसके पहले मैं अन लगा दूं तो बन जाता है अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोशी का आलम, ठीक है, पता ही नहीं क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है, क्योंकि अन अपने आप में नेगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है। कॉन्शियस से पहले लगाया तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है, अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि अपने आसपास की चीज़ों का कुछ ना पता लगना, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस, ठीक है। एक होता है डॉन, ठीक है, DAWN डाउन, ये होता है एक तरह का यहाँ पे इनिशियल फेज और स्टेज, ठीक है, कोई चीज़ इनिशियल फेज में होती है, दैट इज कॉल्ड डॉन होना, ठीक है, क्लियर है। ट्रीजर, ट्रीजर का मतलब होता है एक तरह का टू ट्रीट एज वैल्यूएबल, कोई चीज़ ऐसी जिसको आप ट्रीट करते हैं बहुत कीमती, ठीक है। इसका दूसरा हिंदी मीनिंग एक और होता है जिसको आप बोलते हैं खजाना, खाना खजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खजाना, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, प्रीसियस चीज़ें रखी होती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रीजरी, ठीक है, ट्रीजर उसको हम बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए वर्ड थोड़े से कुछ ज़्यादा हैं, बट अगर आप इन वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे और इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो कल आपको चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब होता है एक तरह का अर्थ या फिर इनकरेजमेंट, किसी चीज़ को लेकर के, मान लीजिए ये कोई IAS भाई साहब है, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है छोटा सा, इसने इंस्पिरेशन ले ली इनसे, इनकरेजमेंट हुआ इसको देख करके कि अब मुझे भी पढ़ना है और मुझे भी क्या बनना है, IAS बनना है। तो ये इसने क्या काम करा, इनसे, स्टूडेंट ने इनसे क्या ली है, इंस्पिरेशन ली है, क्लियर है। विटनेस का मतलब एक तरह का साक्षी, साक्षी कौन, MS धोनी की वाइफ, नहीं, साक्षी, यहाँ पे विटनेस का मतलब एक तरह का एविडेंस, कोई सबूत या कोई गवाह जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड विटनेस करना, ठीक है। होमेज का मतलब यहाँ पे होता है ट्रिब्यूट कर देना। ट्रिब्यूट का मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है, ये चले गए दुनिया से, अब आप गए यहाँ से इनसे मिलने, अरे क्या हुआ, आपने एक हाथ में फ्लावर ले रखा ऐसे करके, और वो फ्लावर आपको यहाँ पे इनकी कब्र पे आप रख करके आ गए, या जहाँ भी इनके डेड क्रेमेटोरियम बना है वहाँ पे आप जा करके रख करके आ गए कि देखो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिब्यूट करना, ओके, होमेज करना। कल्चरल, रिलेटिंग टू रिफाइनमेंट, ठीक है, यानी कि अपने कल्चर से कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चरल। शोर्स का मतलब यहाँ पे होता है एक तरह का कोस्ट, यानी कि जो मान लीजिए कोई समुद्र एरिया है, इसके पास वाला जो एरिया होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे नारियल के पेड़ होते हैं, यहाँ पे बोट होती हैं, चेयर्स पड़ी होती हैं, अम्ब्रेला लगे होते हैं, लोग वहाँ यहाँ पे एंजॉय करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक तरह का शोर्स, किनारा। अदरवाइज का मतलब होता है इन डिफरेंट मैनर, किसी अलग तरीके से इस चीज़ को समझ लेना, आप बोलते नहीं हो कि भैया आप इसको कर रहे हो, अदरवाइज मैं देखता हूँ कुछ और ऑप्शन क्या है, ठीक है, तो यानी कि नॉर्मल प्रोसेस ये चल रहा है, अगर नहीं हो रखा तो आप किसी दूसरे तरीके से जा रहे हो, उसको बोलते हैं अदरवाइज करना, ओके। स्कैटर्ड का मतलब होता है एक तरह का थ्रोन हेयर एंड देयर, स्ट्रोन डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज कर देना, और या फिर इधर इधर अलग अलग जगहों पे फेंक देना, ऐसे 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 ऐसे, उसको आप बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आप स्कैटर्ड करना।
पीसेंट का मतलब होता है एक तरह का फार्मर या फिर टेलर्स, यानी कि छोटे किसान जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक तरह का पीसेंट। टोइल का मतलब होता है एक तरह का काफ़ी बड़े लेवल की लेबर, मेहनत करना, उसको बोलते हैं टोइल। मिंगल, मिंगल का मतलब होता है यहाँ पे मिक्सअप हो जाना या फिर एब्जॉर्ब होना, ठीक है। मान लीजिए एक बंदा है, ये तीन चार एक एक जमात के बिल्कुल एक ही कैटेगरी के आदमी है वाले, ठीक है, ये सबसे अलग है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है यहाँ पे आता है और इनके साथ मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं मिंगल होना। क्या बोलते हैं? मिंगल होना, ठीक है। इनडिस्टिंग, यहाँ पे देखो, इनडिस, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल, इसका मतलब होता है एक तरह का अनआइडेंटिफिकेबल, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी जो बिल्कुल अलग है, सबसे अपने आप से अलग है, उसको बोलते हैं आप ये, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। 1 सेकेंड मैं मिटा लेता हूँ। विल, विल का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, विल शैल, यहाँ पे हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, तो विल शैल तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये है यहाँ पे आई स्टेटमेंट, यहाँ से देखिए, आई स्टेटमेंट इन राइटिंग, ठीक है, लिखी हुई कोई स्टेटमेंट, या फिर सेइंग हाउ समबॉडी विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विल। विल का हिंदी का मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे? वसीयतनामा। तो वसीयतनामा का मतलब क्या होता है? कोई इंसान है, ठीक है, अब उसने पहले चीज़ें अपनी लिख करके बोल दी हैं कि देखो मेरे मरने के बाद मेरी जो ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह है इसको ऐसे ऐसे बांट देना आप, ठीक है, या जो मेरी बॉडी के ऑर्गन है इसको ऐसे ऐसे बांट देना आप, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक तरीके का विल होना। ओके, टेस्टामेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। टेस्टामेंट होता है क्या? एक तरह का विल, ठीक है। अभी विल का मतलब क्या है समझाया, विल का दूसरा मीनिंग क्या है? टेस्टामेंट, ठीक है, तो टेस्टामेंट क्या हुआ? सिनोनिम्स हुआ। आई होप ये वर्ड आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ, 1 सेकेंड। अगर आपने इतने वर्ड्स अभी तक पढ़ लिए हैं और रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं किए तो इनको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में और एक बार पढ़ लें इनको, ठीक है। पढ़ने से क्या होगा, जो अब नेक्स्ट हम चैप्टर को पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तो चैप्टर काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। और आपकी अगर ये वर्ड मीनिंग भी अच्छे याद होंगे ना, तो आप फिलर्स या फिर आरसी जो होते हैं ना, और सॉरी मैच ऑफ दी फॉलोइंग। अब मैच में क्या होता है, मान लीजिए ए लिस्ट है और बी लिस्ट है, यहाँ पे कोई वर्ड होगा, इसका यहाँ पे कोई मीनिंग होगा, या यहाँ पे मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे कोई वर्ड होगा और यहाँ पे उसका कोई मीनिंग होगा, है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी टाइप हो सकता है। तीसरा टाइप क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे कोई वर्ड होगा और यहाँ पे उसका सिनोनिम्स हो जाएगा उसके जैसे ही सिमिलर। जैसे मान के चलिए यहाँ पे विल आ गया, यहाँ पे सिनोनिम्स में टेस्टामेंट दे रखा है हमें, ठीक है, टेस्टामेंट, तो मैं इसको ऐसे मैच कर दूंगा, तो ये आपके फिलर्स भी तैयार हो जाएंगे काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी भी इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वगैरह होगी फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, और चीज़ों को बेसिकली अच्छे लेवल से आप याद भी कर सकते हैं, चैप्टर को समझ भी सकते हैं। सो ये था आज के इस लेसन में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें और पार्ट 2 में जल्दी लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।